गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछली कक्षा में आपको बतलाया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। फिर आपको बतलाया परमाणु के सब ये तीन मूल कण हैं तो ये कहाँ स्थित होती हैं। तो हमने एक चीज और जिक्र किया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंतर्निहित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में अंतर्निहित होती हैं, उसी में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के चारों ओर सब रिक्त स्थान होते हैं, उनमें चक्कर लगा। तो रिक्त स्थान की बात किया हमने, नाभिक की बात किया, तो इस नाभिक की खोज किसने की तो उस पर हम जिक्र करते हैं। तो नाभिक की खोज का श्रेय अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। इस प्रकीर्णन प्रयोग में बतलाया गया कि कहा गया कि रेडियम धातु, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जो अल्फा बीटा गामा कणों का निर्गत करता है और एक समय में केवल एक ही कण निकालता है, चाहे अल्फा निकाले चाहे बीटा चाहे गामा। तो इस समय अल्फा डिकेइंग लिया गया, रेडियम जो अल्फा किरण निकालता है, अल्फा किरणें निकालता है, उस अल्फा किरणों को एक बहुत पतली स्वर्ण पत्र जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर थी, अर्थात 4×10 की घात 4 सेंटीमीटर थी, इतनी मोटाई वाले स्वर्ण पत्र सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी गिराई। अल्फा कणों की बमबारी के फलस्वरूप कुछ निष्कर्ष निकले। उस निष्कर्ष के आधार पर बतलाया गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखिए उस पर क्या क्या बतलाया गया। सपोज दैट हम कहीं रेस जा रहे साथ ये अल्फा कण ही अल्फा किरणें हैं, हमने अल्फा कणों पे प्लस का आवेश होता है, ये आपको पिछली कक्षा में बता दिया गया होगा। और अल्फा जो कण होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर अल्फा कण बनता। तो ये अल्फा कणों को हम जब किसी परमाणु, जो एक स्वर्ण पत्र है, क्या है स्वर्ण पत्र है, सोने की पतली पन्नी है जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर या 4×10 की घात 4 सेंटीमीटर थी। उस पर जब बमबारी कराई तो कुछ किरणें सीधी रेखा में निकल गई। नंबर 1 पॉइंट क्या बतलाता है, जब कुछ किरणें सीधी रेखा में निकल गई, इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर कहता है कि जब दूसरा रेस आपने गुजारा होगा तो कुछ निष्कर्ष निकला। तो जो कुछ किरणें गुजरी वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। कुछ मार्ग से विचलित तभी होगी जब यहाँ पर कोई पार्टिकल रहा होगा, कुछ पत्थर के टुकड़े जैसे या भारी कण रहा होगा जिससे टकराई होंगी और अपने मार्ग से बदल गई हों। तो ये निष्कर्ष निकला नहीं। नाभिक के मतलब परमाणु के अंतर्निहित कोई कठोर दृढ़ पिंड भी है जिससे किरणें टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हुई। तो विचलित में क्या क्या दिखा, विचलित में दिखा कि कुछ किरणें न्यून कोण बनाते हुए निकल गई, कुछ किरणें समकोण बनाते हुए निकल गई, कुछ किरणें अधिक कोण बनाते हुए निकल गई। इससे क्या निकला, जैसे जैसे पहले न्यून कोण बना फिर और नीचे जब गए, ये दूसरा पॉइंट था, दूसरी रेस हमने भेजी तो कुछ विचलित हुई। जब तीसरी रेस भेजा देखा तो और विचलित हो गई, और जब चौथी भेजा तो और ज्यादा विचलित हो गई, अधिक कोण बनाते हुए निकल गई। और जब किरणें भेजी गई तो जिस मार्ग से गई उसी मार्ग पर वापस लौट आई, मतलब 180 डिग्री पर ही वापस आ गई। जिस डिग्री से गई, मतलब जिस रेखा से गई उसी रेखा पर वापस आ गई। इससे निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु के अंतर्निहित कठोर सघन दृढ़ पिंड है वो केंद्र में निहित है। केंद्र में निहित है तो केंद्र में एक ऐसा पार्टिकल होगा जिससे टकराई होंगी। वो टकराई तो किससे टकराई, तो वो एक धनावेशित भाग पाया गया। और धनावेशित भाग में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित माना गया, निहित पाया गया और उसमें ही नाभिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया,
नाभिक नाम दिया गया। और इसी में बतलाया गया कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, नाभिक में ही निहित होता है। जैसे हम कहते हैं आपकी बना हुआ है, बनाती ही कुछ किरणें रही जो सीधे निकल गई, कुछ किरणें अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विचलित हो गई, कुछ किरणें अपने मार्ग से समकोण बनाते हुए विचलित हो गई, कुछ किरणें अपने मार्ग से अधिक कोण बनाते हुए विचलित हो गए। इससे निकला जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विचलन का मान बढ़ता जा रहा है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस रास्ते अल्फा कण जाती किरणें जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। तो अल्फा किरणों पर भी धनावेश है और जो सघन दरण पिंड है जो केंद्र में निहित है उस पर भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसी वजह से वापस और यहाँ पे विचलन दिख रहा और इसी का नाम क्या दिया गया, नाभिक। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर, इसी का प्रयोग के आधार पर प्रोटॉन की खोज भी की गई। बात करती हैं आगे, तो इससे पता क्या चला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो खोखला भाग होता है परमाणु नाभिक के चारों ओर जो खोखला भाग होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंतर्निहित होते हैं। नाभिक की बात करें तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या वो होती है 10 के घाते ऋण 12 से 10 के घाते ऋण 13 सेंटीमीटर के और पूरा परमाणु की जो त्रिज्या बोल दिया जाए तो परमाणु की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 8। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी, नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या भी नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या सेम नाभिक की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 13। इसके जस्ट बाद हम बात करना चाहते हैं मोजले के प्रयोग। मोजले के प्रयोग ने क्या कहा, क्या बताया, H.G. मोजले का प्रयोग या तत्व स्पेक्ट्रम प्रयोग कहलाता है। तत्व के एक्स स्पेक्ट्रम, तत्वों के एक्स किरण स्पेक्ट्रा कहता है क्या, जब कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाली धातु की सतह पर टकराती हैं तो यक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। ये आपको पिछली कक्षा में बताया गया हो कि उच्च गलनांक वाला टंगस्टन है उस पर कैथोड किरणें जल्दी टकराएंगी तो कौन सा किरण उत्पन्न करेंगी, यक्स किरणें उत्पन्न करेंगी। और इन्होंने अपने प्रयोग का जो मुख्य मूल सिद्धांत बतलाया जिसको कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा है कि तत्वों का जो मूल गुणधर्म होता है वह क्या किस पर निर्भर करता है, तो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होता है। यह आपको बतलाया गया। अर्थात कहा जाए कि तत्वों का मूल लक्षण क्या होता है, तो आप बता देंगे तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। या किसका प्रयोग है, तो H.G. मोजले का प्रयोग है। H.G. मोजले ने अपने के लिए ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में आपको देखें तो
यहाँ आपको दिखेगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ एटॉमिक नंबर, दोनों के सापेक्ष एक ग्राफ खींचा और ग्राफ में आपको दिखेगा कि इनका प्रयोग क्या कहता है। लेकिन हमको जो मुख्य काम है वो बतलाना कि परमाणु क्रमांक के तत्वों का मूल लक्षण होता है। और मूल लक्षण क्या होता है तो आप बतला देंगे परमाणु क्रमांक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लेंगे कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है। आप परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं ये भी बात आ गई। तो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अभी तक तो केवल याद कर रहे थे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं पर बात करते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं तो परमाणु क्रमांक है क्या पहले जान लें। तो कहता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। फिर से सुने, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। उस परमाणु क्रमांक को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यदि तत्व का परमाणु उदासीन है तो उसका परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। इस पर भी एक सवाल लगेंगे, हम सवाल लगवाएंगे। जब उदासीन होगा, उदासीन परमाणु होगा तो उसका परमाणु क्रमांक, उदासीन परमाणु होगा तो उसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। Z बराबर क्या परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु में। दूसरे कहता है सब धनावेशित परमाणु, धनावेशित परमाणु हो तो धनावेशित परमाणु की बात कर आ गई। तो धनावेशित परमाणु में Z बराबर जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होगा। प्रोटॉनों की संख्या इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बदल जाएगी। यहाँ पर नोट बन जाएगा बहुत बड़ा वाला नोट बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आपसे पूछ दी जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश की संख्या, धनावेश की संख्या। एक धन है तो एक घटाएंगे, दो धन है तो दो घटाएंगे। धनावेशों की कुल संख्या को घटा देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। यदि आपका परमाणु ऋणावेशित है तो कैसा है, ऋणावेशित है तो ऋणावेशित परमाणु की बात कर रहे थे तो कहता है Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ कोई सेंसेस नहीं होंगे, इसमें कोई सेंसेस नहीं होंगे, लेकिन आपका यहाँ पर भी नोट बनेगा। यहाँ पर भी आपको जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आप बता देंगे सर परमाणु क्रमांक प्लस ऋणावेशों की संख्या, ऋणावेशों की। ऐसे करके हम कैलकुलेशन भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा द्रव्यमान संख्या। हम अगले दिन इस पर भी डिस्कस करेंगे और सवाल लगाएंगे। थैंक यू।